छात्रों, कल आप लोगों ने प्रोविडेंट फंड एवं विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभों के संबंध में अपन चर्चा करी थी, जिसमें से इस विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो कर योग्य अनुलाभ थे उनका मूल्यांकन अपन ने किया, जिसमें खास रूप से मोटर कार की सुविधा थी, पानी बिजली गैस की सुविधा थी और अन्य उसको माली, चौकीदार और स्वीपर की सुविधा दी गई हो या रियायती दर पर शिक्षा की सुविधा आदि, ये सारे के सारे अनुलाभ थे वो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य थे। उसके बाद में आज अपन देख रहे हैं प्रोविडेंट फंड्स। सबसे पहले अपन प्रोविडेंट फंड का अर्थ समझते हैं। प्रोविडेंट फंड के द्वारा कर्मचारी अपने भविष्य के लिए कुछ बचाता है। प्रोविडेंट शब्द का अर्थ होता है भविष्य के लिए प्रबंध करना, यानी अपने भविष्य के लिए कुछ व्यवस्था करना जो आगे के सालों में उसको काम में आए। प्रोविडेंट फंड योजना के अंतर्गत कर्मचारी के वेतन में से प्रति माह एक निश्चित राशि काटकर इस फंड में जमा कर दी जाती है। प्रोविडेंट फंड में जो राशि जमा होती है वो उसमें कर्मचारी का स्वयं का योगदान भी होता है, स्वयं का अंशदान कह सकते हैं उसको, और नियोक्ता का भी होता है। और इस राशि को जो प्रोविडेंट फंड में जमा होती है इसको कहीं विनियोग कर दिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और जब विनियोग करते हैं तो इसके ऊपर ब्याज की राशि भी मिलती है। ये सारी की सारी राशि कर्मचारी जब सेवा से अवकाश ग्रहण करता है या नौकरी छोड़ता है उस टाइम उसको मिल जाती है, या अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को मिल जाती है। तो प्रोविडेंट फंड में जो जमा राशि हुई है वो दो तरह की है। एक तो उसमें कर्मचारी का स्वयं का अंशदान है, दूसरा उसमें नियोक्ता का अंशदान है, तीसरा उसमें कर्मचारी ने जो अंशदान किया उसके ऊपर ब्याज है, और इसी तरह से नियोक्ता ने उस फंड में कर्मचारी के लिए जो अंशदान किया या कर्मचारी के लिए उस फंड में जमा किया उसके ऊपर भी ब्याज है। तो इस तरह से ये चार राशियां इस प्रोविडेंट फंड में जमा होती हैं: एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन द बोथ, और दोनों के ऊपर ब्याज। इस तरह से ये राशि इसमें जमा होती है। अब उसके बाद में ये जमा राशियां जब प्राप्त होंगी तो इनके संबंध में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या व्यवहार करेंगे, ये बातें अपन आगे चल के देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड होते कितने तरह के हैं। आप लोगों ने ये ज़रूर अभी मेरे से समझ लिया है कि प्रोविडेंट फंड का मतलब एक ऐसा फंड है जो कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित करता है, यानी उसके अवकाश ग्रहण करने के पश्चात या अकस्मात कोई मृत्यु हो जाए तो उसमें से उसको राशि प्रदान की जाती है। तो ये फंड होते हैं तीन तरह के, जिसमें पहले फंड को कहते हैं वैधानिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। वैधानिक जो विधान के अनुसार बना हुआ है, वैधानिक प्रोविडेंट फंड, इंग्लिश में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, STATUTORY, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एक ये पहले तरीके का हुआ। इस फंड के ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल दूं कि ये वो फंड होते हैं जो प्रोविडेंट फंड अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाते हैं, और साधारणतया ये फंड होते हैं सरकारी जो संस्थाएं हैं या अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं या स्थानीय सत्ता हैं या विश्वविद्यालय हैं आदि में ये फंड रखे जाते हैं जो विधान के अनुसार होते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इस कैटेगरी में
जो सरकारी कर्मचारी हैं वो तो सारे आते ही हैं। सरकारी कर्मचारियों का जो प्रोविडेंट फंड होता है वो वैधानिक प्रोविडेंट फंड होता है। तो पहले तरीके का फंड हो गया वैधानिक प्रोविडेंट फंड। दूसरे तरीके का फंड है सेकंड टाइप प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित, और प्रमाणित को इंग्लिश में कहा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड किसको कहें, इसके लिए ये बताया गया है कि आयकर अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अगर आयकर कमिश्नर द्वारा प्रोविडेंट फंड प्रमाणित कर दिया जाता है तो वो इस श्रेणी में आता है और उसको कहते हैं प्रमाणित प्रोविडेंट फंड। तो प्रमाणित वो हुआ जिसको आयकर कमिश्नर ने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने प्रमाणित कर दिया है। ये दूसरे तरीके का सेकंड टाइप का प्रोविडेंट फंड हो गया। पहला वैधानिक, दूसरा प्रमाणित और तीसरा होता है अप्रमाणित। और अप्रमाणित का मतलब ये है कि जो प्रोविडेंट फंड न तो स्टैट्यूटरी हैं न रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो आते हैं फिर अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में। अब ये तीन तरह के आपने फंड देख लिए। इन तीन तरह के फंड को देखने के बाद में आपने ये देख लिया था कि इनमें, इन फंडों में या इस फंड में कर्मचारी का अंशदान होगा, नियोक्ता का अंशदान होगा और दोनों के अंशदान पर जमा होने वाला ब्याज भी होगा। और फिर अवकाश प्राप्ति पर जो इकट्ठी राशि मिलेगी उसके संबंध में अपन क्या व्यवहार करें, ये सारी बातें अपने को इनकम टैक्स के हिसाब से देखनी है। उसमें सबसे पहले आता है कर्मचारी का अंशदान। यद्यपि ये राशि कर्मचारी के वेतन में से काट ली जाती है, कर्मचारी का अंशदान होता है वो उसके वेतन में से ही नियोक्ता काट लेता है और काट के इस फंड में जमा कर दी जाती है। परंतु जो राशि नियोक्ता के द्वारा काटी गई है कर्मचारी की, उसके फंड में जमा करने के लिए वो कर्मचारी को प्राप्त राशि ही मानी जाती है। अतः वेतन शीर्षक की आय की जब गणना करते हैं तो उस वेतन में वो राशि भी शामिल होती है जो नियोक्ता ने कर्मचारी की काट ली थी, यानी वेतन में उसकी ग्रॉस राशि शामिल होगी, न कि नेट राशि। ये हुआ कर्मचारी का अंशदान। उसके बाद में नियोक्ता का अंशदान। नियोक्ता भी इस फंड में अंशदान करता है। नियोक्ता के अंशदान के संबंध में यहाँ पर आपको ये मैं बता दूं कि वैधानिक प्रोविडेंट फंड एवं अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता अगर अंशदान करता है तो कर्मचारी के वेतन में इसे शामिल नहीं करेंगे। वेतन में शामिल नहीं करना अपने को। कब शामिल नहीं करना है? जब नियोक्ता ने अंशदान किया हो और वो फंड हो वैधानिक और अप्रमाणित। ये सुनिश्चित बात है कि प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी भी अंशदान करेगा, नियोक्ता भी करेगा। तो नियोक्ता ने अगर उस फंड में योगदान किया कर्मचारी के लिए और वो फंड वैधानिक है या वो फंड अप्रमाणित है, तो नियोक्ता ने जितना भी अंशदान किया है उसे उसके वेतन में शामिल नहीं करेंगे। अगर नियोक्ता ने प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान किया है और वो कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक नहीं है तो भी वो कर्मचारी के वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर नियोक्ता प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में योगदान कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक करता है तो जितनी अधिक राशि का वो योगदान करता है वो कर्मचारी के वेतन में शामिल माना जाएगा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रोविडेंट फंड अगर वैधानिक है एवं अप्रमाणित है और ऐसी परिस्थिति में नियोक्ता अंशदान करता है कर्मचारी के लिए, तो कर्मचारी के वेतन में उसको शामिल नहीं करेंगे। कर्मचारी के वेतन में शामिल तभी किया जाएगा
नियोक्ता का अंशदान जब वो प्रोविडेंट फंड प्रमाणित हो और नियोक्ता उसका कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक अंशदान करे। 12% तक की छूट होती है। 12% से अधिक अगर अंशदान करता है तो वो कर्मचारी के वेतन में शामिल माना जाता है या शामिल अपन करेंगे। तो ये नियोक्ता का अंशदान हो गया। अपने कर्मचारी का अंशदान समझ लिया, नियोक्ता का अंशदान समझ लिया। कर्मचारी जो स्वयं अंशदान करता है वो हर परिस्थिति में उसके वेतन में शामिल होता है, जबकि नियोक्ता अंशदान करता है वो अगर वैधानिक प्रोविडेंट फंड है या अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड है तो कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं करेंगे। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड होने पर नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 12% से अधिक अगर अंशदान करता है तो जितना अधिक की राशि है वो कर्मचारी के वेतन शीर्षक में शामिल करेंगे। उसके बाद में फिर बात आती है प्रोविडेंट फंड में प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज। प्रोविडेंट फंड में हर साल ब्याज भी जमा होता है और ब्याज जमा होगा तो अगर वो प्रोविडेंट फंड वैधानिक एवं अप्रमाणित है, अगर प्रोविडेंट फंड वैधानिक या अप्रमाणित है तो प्रतिवर्ष इस प्रोविडेंट फंड खाते में जमा होने वाला ब्याज कर्मचारी के वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा, वेतन में शामिल नहीं होगा। लेकिन यदि ब्याज जमा हो रहा है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में और प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जो ब्याज जमा हो रहा है उसकी दर है वो 9.5% वार्षिक से अधिक है, यानी हर साल 9.5% से अधिक अगर ब्याज दिया जाता है तो अधिक के वाला ब्याज कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। 9.5% तक ब्याज जमा हो सकता है, तब तक वो कर्मचारी की आय में शामिल नहीं करेंगे। और इसमें परिस्थिति ये है कि वो प्रोविडेंट फंड प्रमाणित हो। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में ब्याज 9.5% तक जमा होता है तो कर्मचारी के वेतन में शामिल नहीं करेंगे। और अगर ब्याज जमा हो रहा है 9.5% से अधिक तो अधिक के वाली राशि उसके वेतन में शामिल हो जाएगी। जबकि अपन ने वैधानिक और अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जो वार्षिक ब्याज जमा हुआ है वो कर्मचारी के लिए वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य नहीं किया गया है। ये बात हो गई। उसके बाद में बात ये आएगी कि अवकाश प्राप्ति पर जो एकत्रित राशि कर्मचारी को मिलेगी उसके संबंध में क्या ट्रीटमेंट किया जाए, क्या व्यवहार किया जाए, वो वेतन शीर्षक की आय में शामिल हो कि नहीं हो, इसके संबंध में अब प्रोविज़न देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर वो प्रोविडेंट फंड वैधानिक है, वैधानिक प्रोविडेंट फंड से कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने पर जो भी राशि प्राप्त होती है वो करमुक्त होती है, उसके वेतन शीर्षक में शामिल नहीं करते हैं। ये वैधानिक प्रोविडेंट फंड की बात आई। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में भी ये राशि करमुक्त होती है, लेकिन उसके लिए शर्त लगा दी कि उस कर्मचारी ने नियोक्ता के यहाँ नौकरी छोड़ने से पहले कम से कम 5 साल तक की सेवा पूरी कर ली है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से भी अगर राशि प्राप्त होती है तो वो कर्मचारी के लिए करमुक्त है, चाहे वो कितनी राशि प्राप्त होती है। फिर उसके बाद में बात आती है अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में अगर राशि प्राप्त हो रही है तो जो एकत्रित राशि हुई है उसमें से नियोक्ता का अंशदान, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एवं इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के ऊपर ब्याज, इन दोनों को कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड से जब राशि प्राप्त होती है तो 2 तरह की राशि प्राप्त होगी। एक तो कर्मचारी का स्वयं का अंशदान और उसके ऊपर ब्याज मिलेगा उसको, और एक नियोक्ता का अंशदान एवं उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। तो नियोक्ता का अंशदान एवं उसके ऊपर जो ब्याज है वो कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में शामिल किया जाता है। जबकि कर्मचारी के स्वयं का जो अंशदान था वो पहले से ही कर योग्य था, इसलिए उसको दोबारा अब कर योग्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो राशि मिली है उसके ऊपर उसको ब्याज मिला है, तो वो ब्याज वो वेतन शीर्षक में शामिल नहीं करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल
होगा। अब उसके बाद में फिर इनकम टैक्स में जगह जगह बात आती है कि वेतन का 9.5% अपन ने देखा ब्याज के संबंध में, और प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन के संबंध में देखा कि वेतन का 12%। तो इसका मतलब अपने को वेतन देखना पड़ेगा कि वेतन का क्या मतलब है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के संबंध में कैलकुलेशन करते समय वेतन से आशय मूल वेतन से है, जिसमें महंगाई भत्ता तभी शामिल करेंगे जब वो सेवा शर्तों के अनुसार हो। इसी तरह से बिक्री पर कमीशन एक निश्चित दर से दिया जाता है तो उसे भी वेतन ही माना जाएगा। तो ये प्रोविज़न हो गए आपके प्रोविडेंट फंड के संबंध में। फिर उसके बाद में इसमें एक थ्योरेटिकल रूप से आपके लिए एक बात आती है जो जान लेना चाहिए। एक होता है हस्तांतरित शेष, ट्रांसफर्ड बैलेंस। ट्रांसफर्ड बैलेंस किसको कहते हैं, और ट्रांसफर्ड बैलेंस का फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट क्या हो ये भी देखेंगे। दोनों बातें देखनी है। ट्रांसफर्ड बैलेंस यानी एक बैलेंस को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो अगर अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड को इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो अनुमोदित करने पर अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड से राशि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में चली जाती है, और इस राशि को कहते हैं अपन ट्रांसफर्ड बैलेंस, हस्तांतरित शेष। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में राशि का जाना, और वो भी तब जाना जब कमिश्नर ने उस प्रोविडेंट फंड को प्रमाणित कर दिया हो या अनुमोदित कर दिया हो या अप्रूव कर दिया हो। अब उसके बाद में फिर ये देखना होता है कि हस्तांतरित जो शेष किया गया है उसका करयोग्य भाग क्या हो। तो हस्तांतरित शेष का केवल उतना ही भाग करयोग्य होता है जो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड को प्रारंभ से प्रमाणित माने जाने की दशा में प्रत्येक वर्ष करयोग्य होता है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में जितना करयोग्य होता है, और प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में आपने देख लिया कि नियोक्ता अंशदान कर सकता है 12% तक। तो 12% से वेतन के 12% से अधिक जो अंशदान किया जाता है वो सारा का सारा उसकी कैलकुलेशन कर ली जाएगी और वो सारा करयोग्य हो जाएगा। ये बात हुई ट्रांसफर्ड बैलेंस के संबंध में। और फिर उसके बाद में एक और फंड होता है जिसका नाम है सुपर एन्युएशन फंड, जिसकी राशि भी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद में वार्षिकी के रूप में नियोक्ता से मिलती है। अगर वो अनुमोदित प्रोविडेंट फंड है तो उसमें नियोक्ता 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान कर सकता है वार्षिक रूप से, और वो कर्मचारी के लिए करमुक्त होता है। इसी तरह से अगर ये सुपर एन्युएशन फंड गैर अनुमोदित है, और गैर अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड से अगर कोई राशि कर्मचारी को प्राप्त होती है तो उसका स्वयं का अनुदान तो पूर्णतः करमुक्त हो गया, और स्वयं के अनुदान का ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ गया, और फिर कर्मचारी के स्वयं के अनुदान और ब्याज से अधिक जो राशि मिल रही है वो शेष राशि अब वेतन शीर्षक की आय में शामिल करते हैं। वो तब करेंगे जब ये सुपर एन्युएशन फंड गैर अनुमोदित है, अप्रूव्ड नहीं है, अनअप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड है तो ऐसी परिस्थिति में अप्रूव्ड के लिए अगर है तो वो कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं है, और आपने ये देख लिया कि नियोक्ता उसमें अंशदान प्रति वर्ष अधिकतम दे सकता है 1.5 लाख रुपए। इससे ज़्यादा अगर देता है तो वो कर्मचारी के लिए कर योग्य हो जाएगा। थैंक यू।